अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू लॉविट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशल रिव्यू इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा तो नहीं गया, लेकिन एक केस हुआ वहाँ पर 1803 में, मार्बरी अगेंस्ट मेडिसन। उसमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आया कि जुडिशल रिव्यू की डॉक्ट्रिन अमेरिका में एप्लीकेबल है। तो बेसिकली जुडिशल रिव्यू की अगर हम डेफिनेशन देखें या समझें कि जुडिशल रिव्यू कहते क्या हैं, तो जुडिशल रिव्यू वो होता है एक जो जुडिशरी की ये पावर होती है जिसमें वो कोई भी इनेक्टेड लॉ या कोई भी बिल वगैरह या कोई भी एग्जीक्यूटिव भी अगर कोई काम कर रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी कांग्रेस के अलावा, उसने भी अगर कोई ऐसा काम किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात को देखना, इसको रिव्यू करना, उसे जुडिशल रिव्यू कहते हैं। यानी कि इनेक्टेड लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं किया जा रहा, इस चीज़ को देखने को जुडिशल रिव्यू कहते हैं। इसी तरह अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि हमने यूके में पढ़ा था, उधर सुप्रीमेसी किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, इसलिए अगर वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई लॉ पास कर देते हैं तो वहाँ पर जुडिशरी एक्टिव इतनी नहीं है, इतनी ख़ास वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर मुकम्मल तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर मुकम्मल सेपरेशन ऑफ पावर है, इसीलिए यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, और जो जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी गार्डियन है। इसीलिए कोई भी ऐसा एक्ट अगर कांग्रेस पास करती है जो कि वायलेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाती है और उस लॉ का जुडिशल रिव्यू लेती है कि कोई ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर वो कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड करार दे देती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी अगर कुछ होते हैं जो वायलेट कर रहे हों कॉन्स्टिट्यूशन को, या ऐसे कोई भी काम जो अल्ट्रा वायर्स चल रहा हो, कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव मेंबर जो अल्ट्रा वायर्स अपना काम कर रहा हो और वो ऐसा कोई रूल बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रहा हो, तो उससे भी वो नल एंड वॉइड करार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बाकायदा तौर पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो नहीं गया, लेकिन एक केस हुआ मार्बरी वर्सेस मेडिसन का, उसमें ये बताया गया कि जुडिशल रिव्यू जो है वो एक पावर होगी सुप्रीम कोर्ट के पास। अब हम इस केस को डिस्कस करते हैं कि मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस असल में था क्या, उसके फैक्ट्स क्या थे, उसके इश्यूज़ क्या थे, और उसका आखिरकार डिसीजन क्या आया। तो इस केस के फैक्ट्स या बैकग्राउंड ये है मार्बरी वर्सेस मेडिसन के, कि जो ये केस है वो तब हुआ था जब यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे 1800 में, और उसमें जो जीते थे एक डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थॉमस जेफरसन, और उन्होंने जिनको हराया था वो थे जॉन एडम्स, जो कि फेडरलिस्ट थे। तो जब जेफरसन जीत गए और जॉन एडम्स हार गए, तो जॉन एडम्स का अभी टेन्योर जब तक ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब जेफरसन की इनॉग्रेशन से थोड़ा टाइम पहले पहले ही उन्होंने ये किया कि कांग्रेस से एक एक्ट पास करवाया 1789 का, और उसमें बहुत सारी जो सीट्स थी जुडिशरी की वो अपने बंदों के लिए उन्होंने ये किया कि बहुत सारी सीट्स जो है वो अनाउंस की, जिनमें जो जस्टिस थे उन्हें बहुत सारे अनाउंस किए, सर्किट कोर्ट्स के जस्टिस को अनाउंस किया कि उनको अब न्यू जो है अपॉइंटमेंट्स होंगी, और उनका मकसद ये था कि अब तो वो हुकूमत से जा रहे हैं, तो लेकिन उससे पहले जो जुडिशरी है उसमें वो सारे फेडरलिस्ट जो उनके लोग थे, इधर फेवरेटिज्म किया, फेडरलिस्ट जो भी सारे होंगे उन्हें अपॉइंट कर दिया, और अपॉइंट करने के बाद उनका जो कमीशन है वो साइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये होता है अपॉइंटमेंट करने के बाद जो कमीशन है वो स्टेट का जो सेक्रेटरी होता है उसके पास जाती हैं। तो उन्होंने अभी यही किया था बस, कि अपॉइंटमेंट करने के बाद सेक्रेटरी को भेजा था, फिर सेक्रेटरी आगे जो है वो सेनेट को भेजता, तो अपॉइंटमेंट्स हो जाती। तो उन्होंने ये किया कि ये जो एक्ट है वो पास करवाया कांग्रेस से, अभी नई हुकूमत आई नहीं थी उसी टाइम, और साथ ही साइन करके कमीशन अपॉइंटमेंट के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब जेफरसन का इनॉग्रेशन हो गई और वो जो न्यू प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर हुकूमत में आ गए,
तो फिर जो जेफरसन इलेक्ट होकर न्यू मेंबर आए, उन्होंने वहाँ की जो सेक्रेटरी था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उन्होंने अब सेक्रेटरी को भेजे थे अपॉइंटमेंट्स के लिए, कमीशन भेजा था, उनको कहा उसने कि आप इस कमीशन को सिलेक्ट नहीं करना, आगे नहीं भिजवाना। तो फिर एक बंदा जिसका नाम है विलियम मार्बरी, जो विलियम मार्बरी है, उसे जस्टिस ऑफ पीस बनाना था और वो भी अपॉइंट हुआ था, लेकिन उसे कमीशन नहीं मिला था। तो उसने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी, रिट ऑफ मैंडेमस की। किसके खिलाफ? कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जेम्स मैडिसन, उन्होंने अभी तक उन्हें कमीशन नहीं दिया है। तो उन्होंने रिट ऑफ मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी कि कंपेल किया जाए मेडिसन को कि वो उन्हें कमीशन दे। तो मैं यहाँ बताऊँगी कि रिट ऑफ मैंडेमस उस रिट को कहते हैं जहाँ पर एक किसी भी सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो हुकूमत को कह सकता है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम करे। तो ये वाली रिट को कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। इसीलिए जो मार्बरी जो के अपॉइंट हुए थे उस एक्ट के थ्रू, लेकिन उन्हें कमीशन अभी तक भेजा नहीं जा रहा था सेक्रेटरी की तरफ से, तो उन्होंने जो उस टाइम पे उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जेम्स मैडिसन, उसके लिए उसके ख़िलाफ़ जो है रिट फाइल करवा दी सुप्रीम कोर्ट में कि उसे कंपेल करें, मुझे कमीशन दें, मुझे अपॉइंट होना है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस सुना और सबसे पहले जो इश्यूज़ रखे, जो सवाल रखे, वो तो सबसे पहले ये रखे कि जो मार्बरी है उनके पास ये राइट है कि उन्हें कमीशन मिले या ना मिले। एक सवाल तो उन्होंने ये रखा। सेकंड ये रखा कि अगर उनका ये राइट था तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये रेमेडी दे सकती है जो इन्होंने मांगी है रिट ऑफ मैंडेमस की। और थर्ड ये था कि जो प्रॉपर रेमेडी उन्होंने मांगी है रिट ऑफ मैंडेमस की, क्या वो सुप्रीम कोर्ट सू कर सकती है या नहीं। ये तीन उन्होंने ये क्वेश्चंस रखे। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए है वो है जॉन मार्शल। आंसर्स उनको ये हुआ, पता चला कि जो कोर्ट है वो कहती है कि मार्बरी के पास ये राइट है कि वो कमीशन ले, और सेकेंडली लॉ जो है वो उन्हें रेमेडी भी देगा क्योंकि उनका राइट जो है यहाँ पर इन्फ्रिंज हुआ है। उनके पास ये राइट था कि उन्हें कमीशन मिले, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उन्हें कमीशन नहीं दिया तो उन्होंने इधर उन्हें सू किया है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन था कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दे सकती है एज अ रेमेडी या नहीं, तो उसका आंसर यहाँ पर नो है, क्योंकि जॉन मार्शल ये कहते हैं कि जो लॉ इन्होंने हमसे कहा है कि हम रिट ऑफ मैंडेमस को अप्लाई करें यहाँ पर, वो होगी नहीं, क्योंकि जो जुडिशरी एक्ट है उसका सेक्शन 13 कन्फ्लिक्ट कर रहा है आर्टिकल 3 से कॉन्स्टिट्यूशन के। क्योंकि आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है एक जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। जबकि जो कि जुडिशरी एक्ट है वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी वो ओरिजिनल होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या डिफरेंस है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होती है जब कोई भी सिटीज़न या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी जगह पर डायरेक्टली वो जाकर अपना जो है केस फाइल कर सकता है। जैसे कि अगर हम सिटीज़न हैं, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम यहाँ पर जो भी केस है हमारा किसी भी, हमें पता है पहले हमें यहाँ लोअर कोर्ट्स में जाना है, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हम किसी भी छोटे मोटे अपने मसले के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, वो हमारी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। जबकि यहाँ पर जो ये एक्ट है, जिस जुडिशरी एक्ट 1789 का, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास होगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास होगी अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसीलिए यहाँ पर जो है वो ये जो जुडिशरी एक्ट 1789 है ये इन्फ्रिंज कर रहा है किसे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 सेक्शन 2 को। तो इसीलिए जॉन मार्शल ने कहा कि आपको ये रेमेडी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, इसके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। तो फिर डिसीजन ये आया, जॉन मार्शल ने कहा कि आप अपना जो ये केस है ये एक
लोअर कोर्ट में जाकर पहले फ़ाइल करें, फिर वो तो आगे की बात है कि आप अपील लेकर आएँ। लेकिन हमारे पास इस केस के लिए ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है। तो ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपहेल्ड हुआ, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। तो यहाँ पर सुप्रीम हुआ कि किस तरीके से जब कॉन्ट्रडिक्शन आई जुरिसडिक्शन के हवाले से कि वो जुडिकेचर एक्ट 1789 कह रहा है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है उसके पास होगी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास होगी सिर्फ और सिर्फ अपीलेट जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आई और हमें पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो अपहेल्ड हुआ, क्योंकि वो सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है वहाँ की। तो इस तरह हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेट पावर है कि वो इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फिर कोई भी ऐसा एक्ट हो या कोई भी ऐसा काम हो जो कि इन्फ्रिंज कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका वो जुडिशल रिव्यू लेगा। और इसी तरह यहाँ पर चेक एंड बैलेंस और पक्का हो गया कि जो यूएसए में प्रिंसिपल है चेक एंड बैलेंस का, वो भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा जब कोई भी ऐसा लॉ पास होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रहा होगा। तो ये था जुडिशल रिव्यू और साथ इसका केस। उम्मीद है आपको इस केस के हवाले से क्लियर हो गया होगा। ये केस सिर्फ और सिर्फ एलएलबी नहीं बल्कि यूएस हिस्ट्री का जो भी अगर रखता है ऑप्शन में सीएसएस वगैरह के लिए, उसके लिए भी बहुत अहम है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।